नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मानव जननतंत्र के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में मानव जननतंत्र को दो भागों में बांटा था। एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जननतंत्र और मादा जननतंत्र, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में नर जननतंत्र के विषय में अध्ययन शुरू किया था और इसके अंतर्गत हमने वर्षण कोष के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया था। आज इस वीडियो में हम वर्षण यानी कि टेस्टिस के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट जो आगे आने वाले वीडियो में हम अधिवर्षण, शुक्रवाहिनियां, सीसन, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, इन सभी के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्षण। यह वीडियो 12th क्लास की बायोलॉजी की स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12th क्लास की जो एनसीईआरटी और जो आरबीएससी की बायोलॉजी की बुक है उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक तैयार किया गया है। इसके अलावा नीट के सिलेबस में एनसीईआरटी की बुक दे रखी है बायोलॉजी की, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्टिस यानी कि वर्षण। वर्षण के विषय में हमने सामान्य जानकारी पिछले वीडियो में प्राप्त कर ली थी कि वर्षण कहाँ उपस्थित होता है और इनकी संख्या कितनी होती है। सामान्य हम बात करें तो वर्षण एक जोड़ी गुलाबी अंडाकार वर्षण वर्षण कोष में स्थित होते हैं, यानी कि नर में एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं और इनका आकार होता है अंडाकार। और कहाँ उपस्थित होते हैं? ये वर्षण कोष में पाए जाते हैं, स्क्रोटम में पाए जाते हैं। अब इनकी स्थिति की बात करें तो भ्रूणीय परिवर्धन के समय क्या होता है, जो वर्षण होते हैं ये उदर गुहा में स्थित होते हैं। तो ये यहाँ पर उदर गुहा हो गई और भ्रूणीय परिवर्धन के समय ये यहाँ पर कशेरुक दंड हो गया। कशेरुक दंड के दोनों ओर पार्श्व भाग में यहाँ पर वर्षण कोष उपस्थित होते हैं उदर गुहा में। भ्रूणीय परिवर्धन यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय वर्षण उदर गुहा के पृष्ठ भाग में पीछे की ओर कशेरुक दंड के पार्श्व भाग में वृक्कों के पास में स्थित होते हैं। ये किडनी हो गई यानी कि वृक्क हो गई, इनके पास में उदर गुहा में स्थित होते हैं। लेकिन जन्म के 21 दिन पूर्व वर्षण उदर गुहा से निकलकर दोनों टांगों के मध्य थैली की समान संरचना पाई जाती है, जिसे हम वर्षण कोष या स्क्रोटम कहते हैं, उसमें आ जाते हैं। यानी कि ये यहाँ से चल कर के यहाँ ये जो वर्षण कोष होते हैं या स्क्रोटम होते हैं इनमें आ जाते हैं जन्म के 21 दिन पूर्व। तो इसकी स्थिति हो जाएगी भ्रूणीय परिवर्धन के समय तो क्या होते हैं, जो वर्षण होते हैं उदर गुहा में स्थित होते हैं और सामान्य जो वयस्क व्यक्ति की बात करें तो ये वर्षण कोष में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वर्षण की संरचना एवं कार्य। वर्षण की लंबाई 2 से 5 सेंटीमीटर होती है और इसकी मोटाई है 4 सेंटीमीटर और वजन होता है वर्षण में 18 से 15 ग्राम। वर्षण के चारों ओर 2 आवरण पाए जाते हैं, जिसे वर्षण खोल या टेस्टिकुलर कैप्सूल कहा जाता है। यानी वर्षण के चारों ओर 2 आवरण उपस्थित होते हैं, इन्हें वर्षण खोल या टेस्टिकुलर लोब कहते हैं। सबसे जो बाहरी आवरण होता है उसे ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं, जो कि विसरल पेरिटोनियम का बना होता है। बाहरी आवरण को हम ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं। ये जो होता है ये ट्यूनिका वेजाइनलिस होता है, जो कि बाहर की ओर उपस्थित होता है। और ये आपको नजर आ रहा है ये वाला, और ये तो वर्षण कोष का आवरण होता है। तो बाहरी आवरण विसरल पेरिटोनियम का बना होता है, ट्यूनिका वेजाइनलिस कहलाता है और वर्षण के केवल अधर सतह पर पाया जाता है। और जो भीतरी आवरण होता है उसे हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। भीतरी आवरण को ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहा जाता है, जिसे हम श्वेत कंचुक भी कहते हैं, क्योंकि ये श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है। चित्र में देखें तो ये वाला जो आपको येलो येलो नजर आ रहा है अंदर की ओर, इसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया।
और ये क्या करता है, वर्षण को दो भागों में बांटता है और मध्य में यानी कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया वर्षण में भीतर की ओर धंसकर खड़े पट का निर्माण करता है और इस पट को हम मीडिया स्टाइनम टेस्टिज कहते हैं। और ये मीडिया स्टाइनम टेस्टिज वर्षण को दो असमान भागों में बांटता है। अधर कक्ष बड़ा होता है और पृष्ठीय कक्ष क्या होता है, छोटा होता है। तो ये मीडिया स्टाइनम है, ये यहाँ पर उपस्थित होता है और इस वाले को हम क्या कहते हैं, छोटा कक्ष हो जाएगा पृष्ठीय कक्ष, और ये वाला बड़ा कक्ष होता है, इसे हम अधर कक्ष कहते हैं। तो ये दो आवरण होते हैं वर्षण के चारों ओर, एक तो ट्यूनिका वेजाइनलिस और एक ट्यूनिका एल्बुजिनिया। मीडिया स्टाइनम टेस्टिज से अधर बड़े कक्ष में कुछ लेटी पटों का निर्माण होता है। मीडिया स्टाइनम टेस्टिज से अधर बड़े कक्ष में कुछ लेटे पटों का निर्माण हो जाता है और जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेप्टुला टेस्टिज कहते हैं। और यह पट अधर बड़े कक्ष को छोटे छोटे उपकक्षों में विभाजित कर देता है। इन्हें टेस्टिकुलर लोब या वर्षण पाली कहा जाता है। देखो यहाँ पर इस चित्र में आप आसानी से इन्हें समझ सकते हैं। ये जो बाहरी आवरण होता है, ये जो बाहरी आवरण होता है, इसे तो हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस। जो बाहरी आवरण होता है, ये आपको जो रेड रेड नज़र आ रहा है, ये है ट्यूनिका वेजाइनलिस, जो केवल अधर सतह पर उपस्थित होता है। और फिर इसके अंदर की जो अंदर की ओर उपस्थित होता है, ये आवरण कहलाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की ओर धंस करके एक पट का निर्माण करता है। इस पट को हम मीडिया स्टाइनम टेस्टिज कहते हैं। और इस पट के कारण क्या होता है, जो टेस्टिस होता है ये दो भागों में बंट जाता है। अधर जो ये अधर वाला जो कक्ष होता है ये बड़ा होता है और पीछे वाला होता है छोटा कक्ष। और इसके बाद में देखो, ये अंदर की ओर कुछ लेटे पटों का निर्माण करता है और इन लेटे पटों को हम क्या कहते हैं, सेप्टुला टेस्टिज कहते हैं। और ये क्या करता है, वर्षण के अंदर जो लेटे पट हैं ये छोटे छोटे क्या करते हैं, कक्षों का या उपकक्षों का निर्माण करता है। इन उपकक्षों को हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब या वर्षण पाली कहा जाता है। टेस्टिकुलर लोब या वर्षण पाली कहा जाता है। और प्रत्येक वर्षण पाली की बात करें तो प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब में वर्षण पाली में 2 से 3 सेमनीफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टेस्टिकुलर जो लोब होते हैं इनमें 2 से 3 सेमनीफेरस नलिकाएं या शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं। और इन शुक्रजनन नलिकाओं को वर्षण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इनकी संख्या बात करें तो प्रत्येक वर्षण में इनकी संख्या होती है लगभग 750 की समथिंग होती है। जब हम शुक्रजनन नलिका की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। तो ये तो होगी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, ये जो आपको गोलाकार नजर आ रही हैं ये तो सेमनीफेरस ट्यूबल्स हो गई। और इसके मध्य की ओर जो फ्लूइड पाया जाता है इसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, अंतराली द्रव्य इसे हम कहते हैं। और इसके मध्य में देखो छोटी छोटी यहाँ पर कुछ कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं, जो कि हमारे जो नर जो होता है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ये आगे हम डिटेल से बात करेंगे। और ये जो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये होती हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की स्ट्रक्चर है। इसके चारों ओर जो आवरण होता है ट्यूनिका प्रोपिया का आवरण होता है। और इसके अंदर की ओर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो सर्टोली कोशिकाएं और एक होती है प्री जर्मिनल सेल्स। प्री जर्मिनल सेल्स है, ये क्या करती है, शुक्रजनन क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। और सर्टोली कोशिकाएं इन शुक्राणुओं को सपोर्ट एवं पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। इनकी विषय में हम आगे अब डिटेल से बात करते हैं। प्रत्येक वर्षण में 250 से 300 वर्षण पालियां पाई जाती हैं। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है ये पालियां होती हैं और इनकी संख्या है प्रत्येक वर्षण में लगभग 250 से 300 होती है। प्रत्येक वर्षण पाली में 2 से 3 महीन कुंडलित शुक्रजनन नलिकाएं या सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती है। और इस वर्षण पाली की बात करें तो प्रत्येक वर्षण पाली में लगभग 2 से 3 संख्या में 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स या शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्रजनन नलिका को वर्षण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि शुक्रजनन नलिका को हम वर्षण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इनकी संख्या होती है 750 के समथिंग होती है। प्रत्येक वर्षण की बात करें तो उसमें
जो शुक्रजनन नलिकाएं है इनकी संख्या लगभग 750 के समथिंग मिलती है। तो इसकी स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो वर्षण होता है, इस वर्षण के दो आवरण होते हैं, बाहर की ओर ट्यूनिका वेजाइनलिस और अंदर की ओर ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया इसे दो भागों में बांटती है, एक तो अधर बड़ा कक्ष होता है और जो पीछे वाला कक्ष है वो छोटा कक्ष होता है, और जिसके द्वारा जो पट का निर्माण होता है उस पट को मीडिया स्टाइनम टेस्टिस कहते हैं। और फिर ये मीडिया स्टाइनम टेस्टिस अंदर की ओर लेटे हुए पटों का निर्माण करता है, जिन्हें हम मीडिया टेस्टिस या सेप्टुला टेस्टिस कहा जाता है, जो कि वर्षण पालियों का निर्माण करता है। वर्षण पालिया की संख्या है ये 250 से 300 होती है। प्रत्येक वर्षण पाली में 2 से 3 महीन कुंडलित शुक्रजनन नलिका या सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती है, और इस सेमनीफेरस ट्यूबुल्स को हम क्या कहते हैं, वर्षण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इनकी संख्या है वो लगभग 750 के समथिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमनीफेरस नलिका यानी कि शुक्रजनन नलिकाओं की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो शुक्रजनन नलिकाएं बाहर से संयोजी ऊतक के आवरण ट्यूनिका प्रोपियो द्वारा कवर रहती है, और जबकि भीतर से जननिक उपकला के द्वारा आश्रित रहती है। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। जो बाहर की ओर जो आवरण होता है ये तो कहलाता है ट्यूनिका प्रोपिया, जो संयोजी ऊतक का बना होता है, जबकि अंदर की ओर क्या होती है, कुछ सेल्स तो क्या होती हैं, जननिक उपकला होती है, और कुछ इसमें बीच बीच में बड़ी सेल्स भी पाई जाती हैं। इस प्रकार से होती है। जननिक उपकला में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली इसमें है प्री जर्मिनल सेल्स या शुक्राणु जनीय कोशिकाएं। तो ये आपको छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये कौन सी होती है, प्री जर्मिनल सेल्स या शुक्राणु जनीय कोशिकाएं होती हैं। और ये जो लंबी लंबी आपको सेल्स नजर आ रही है इन्हें हम कहते हैं आलंबन कोशिकाएं या सर्टोली कोशिकाएं या सपोर्टिंग सेल्स भी इन्हें कहा जाता है। प्री जर्मिनल सेल्स या शुक्राणु जनीय कोशिकाओं की हम बात करें तो ये कोशिकाएं शुक्रजनन क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तो शुक्राणुजनन कोशिका या प्री जर्मिनल सेल्स होती है, इसमें शुक्राणुजनन क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है, शुक्राणु जनीय कोशिका या प्री जर्मिनल सेल्स के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखो ट्यूमनिफेरस ट्यूबुल्स है ये, और इनके मध्य में इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी कि अंतराली द्रव भरा रहता है। अंतराली द्रव में कुछ छोटी छोटी सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें लीडिंग सेल्स या इन्हें अंतराली सेल्स भी कहा जाता है। ये क्या करती है, जो टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती है। और इसके बाद में हम देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये होती है सेमनीफेरस ट्यूबुल्स या शुक्रजनन नलिका की, जिसके बाहर की ओर ट्यूनिका प्रोपिया आवरण होता है संयोजी ऊतक से बना हुआ। अंदर की ओर जो जननिक उपकला का स्तर होता है जिसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं तो प्री जर्मिनल सेल्स या शुक्राणुजनीय कोशिकाएं होती हैं जो शुक्राणु का निर्माण करती है। और जो लंबी लंबी सेल्स आपको नज़र आ रही है, देखो अलग कलर में भी बनी हुई है यहाँ पर, ये जो लंबी लंबी सेल्स होती हैं ये कहलाती है सर्टोली कोशिका या सपोर्टिंग सेल्स, जो कि शुक्राणु को पोषण एवं सपोर्ट प्रदान करती है। तो अब बात कर लेते हैं हम आलंबन कोशिकाएं या सर्टोली कोशिकाओं की। इसे सर्टोली कोशिका या धात्री कोशिकाएं भी कहते हैं, नर्स सेल्स भी कहा जाता है। ये संख्या में कम तथा आकार में बड़ी होती हैं। सर्टोली कोशिकाएं विकासशील जनन कोशिकाओं को सुरक्षा, आलंबन तथा पोषण प्रदान करने के साथ साथ शुक्राणु पूर्वक कोशिका के अनावश्यक पदार्थों को भी नष्ट करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्टोली कोशिका के कार्य से संबंधित क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है। ये जो विकासशील जनन कोशिका है उसे सुरक्षा, आलंबन, पोषण प्रदान करती है, और इसके अलावा जो शुक्राणु पूर्वक कोशिका है उसमें जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य भी सर्टोली कोशिका के द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा शुक्राणु उत्पादन को प्रेरित करने वाले हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की क्रिया का नियमन करने वाले प्रोटीन इनहिबिन का स्रावण भी किया जाता है। यानी शुक्राणु उत्पादन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन जिसे हम कहते हैं।
इसका नियमन करने के लिए ये कोशिकाएं एक प्रोटीन का स्रावण करती है। इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, इनहिबिन प्रोटीन कहा जाता है, जो कि इसका नियमन करती है। ये हो गई सर्टोली कोशिकाएं या आलंबन कोशिकाएं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु को भोजन किस रूप में प्रदान करती है। तो सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु को ग्लाइकोजन के रूप में पोषण प्रदान करती है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। वर्षण के अंतराली तरल में शुक्र जनन नलिकाओं के बीच बीच में कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं या विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इन कोशिकाओं के समूह को लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं इनके मध्य में, जैसे 3 ये शुक्रजनन नलिकाएं हो गई, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, तो इसके बीच में कुछ अंतराली कोशिकाओं का समूह होता है, लीडिंग कोशिकाओं का समूह होता है। लीडिंग कोशिकाएं नर एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती है। लीडिंग कोशिकाएं है वो नर एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती है और यह हार्मोन मानव में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की क्रिया को प्रेरित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि टेस्टोस्टेरोन का स्रावण किसके द्वारा या कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है? लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है। और ये टेस्टोस्टेरोन है वो मानव में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है शुक्रजनन नलिकाएं वर्षण के मध्यवर्ती क्षेत्र में छोटी छोटी नलिकाओं के घने जाल में खुलती हैं और इसे वर्षण जालक या रेटे टेस्टिस कहा जाता है। ये देखो यहाँ से जाकर के ये नलिकाएं यहाँ खुलती हैं। ये जो होता है ये वाला भाग क्या कहलाता है? रेटे टेस्टिस कहलाता है। तो शुक्रजनन नलिकाएं वर्षण के मध्यवर्ती क्षेत्र में छोटी छोटी नलिकाओं के घने जाल के रूप में खुलती है और इसे वर्षण जालक या रेटे टेस्टिस कहते हैं। वर्षण जालक से 15 से 20 कुंडलित नलिकाएं या संवलित नलिकाएं निकलती हैं, जिन्हें शुक्र वाहिकाएं या अपवाही वाहिकाएं या वासा इफ्रेंशिया कहते हैं। यहाँ से 15 से 20 नलिकाएं इस प्रकार से निकलती हैं, जो कि कुंडलित नलिकाएं होती हैं, संवलित नलिकाएं होती हैं। और इन नलिकाओं को हम शुक्र वाहिकाएं, अपवाही वाहिकाएं या वासा इफ्रेंशिया कहा जाता है। ये नलिकाएं वर्षण की ऊपरी सतह पर पहुंचकर एक लंबी नलिका अधिवर्षण या एपिडिडाइमिस में खुलती है। यानी ये नलिका यहाँ से जाकर के एक लंबी नलिका जो कि कुंडलित होती है या सीधी होती है, इस लंबी नलिका में ये जाकर के खुलती है और इसे हम कहते हैं अधिवर्षण या एपिडिडाइमिस कहते हैं। एक बार फिर से हम इसकी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि सबसे बाहरी आवरण ट्यूनिका वेजाइनलिस, इसके अंदर की ओर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जिसके कारण वर्षण 2 भागों में बटा होता है। वर्षण पालियों का निर्माण होता है। प्रत्येक वर्षण पाली में 2 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं ये क्या करती है? पतली नलिकाओं के घने जाल के रूप में रेटे टेस्टिस में आकर के खुलती है। रेटे टेस्टिस से 15 से 20 संवलित नलिकाएं निकलती हैं और ये आगे किसी एक नलिका में खुलती हैं और इस एक नलिका को हम क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस कहा जाता है। और इस प्रकार से हमारा जो वर्षण है उसके विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया है। आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा अधिवर्षण है, काउपर ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि है। इन सभी के विषय में हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।